जय हिंद सभी को। और आपके इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th की मैं बायोलॉजी शायद आज आपका इस लेक्चर में मैं पूरी बायोलॉजी को ख़त्म कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका पेपर तो बहुत सामने है, आप तो अच्छी तरह जान रहे हैं। बहुत 2-3 दिन बाद तो आपका बायोलॉजी का भी पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा। 12th वाले विशेषकर फोकस दीजिए अपने पढ़ाई पर। और मैंने आपको बोला था कि जितनी हमारी वीडियो है उतना तुम पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कम नंबर आ जाए, तुम्हें कोई फेल कर दे। अगर तुम मेरी बात को समझ कर सुनकर अगर आप उतना पेपर में लिख देंगे तो आपसे मैं वादा करता हूँ 100% नहीं, आपको 101% मैं वादा करता हूँ कि आप अच्छे से क्वेश्चन करके चले जाओगे। लेकिन जब आप इसको मेहनत करोगे तब आपके पास 2 दिन है, यानी 2 दिन हमारे पास क्या है, बहुत है। बहुत मतलब कि अगर हम सब छोड़कर विद्या राजू प्रकाशन अगर हम छोड़कर अगर हम पूरी फोकस अगर अपने हम यूट्यूब चैनल पर कर दें, यानी हम अपने वीडियो को देख लें। मैंने आपको हमारे 105 वीडियो अपलोड हैं। ध्यान दीजिएगा 12th वाले, अगर आप वीडियो देखते जाओगे, अगर 1-2 दिन लग जाएगा आपको देखने में वीडियो, अगर पूरी वीडियो हमारा अगर आप देख कर चले जाओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आप अच्छे नंबर लेके चले जाओगे। तो ध्यान देते हैं आज के टॉपिक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है आपकी, क्योंकि आज टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं जीन चिकित्सा के बारे में। जीन चिकित्सा के बारे में मैं इसको बहुत गहराई में जाके नहीं, बहुत मैं नॉर्मलिटी में क्वेश्चन को मैं बता दूंगा ताकि आप आसानी से करके चले आओ। तो ध्यान देना। अब यहाँ क्लास 12th की बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 12 है। आप जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रक्रम। ध्यान दीजिएगा जीन चिकित्सा क्या होता है, जीन थेरेपी इसे बोलते हैं। जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा क्या है, ध्यान देना। जीन चिकित्सा में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जीन में कोई हमारे अंदर कोई गड़बड़ी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये डीएनए का धागा है। क्या है मेरे भैया, डीएनए का धागा है। अब इस डीएनए के धागे में होता क्या है, आप जानते हैं बहुत सारे बेस पेयर लगे होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं। मैं आपको बताया था यहाँ ए होता है, यहाँ जी, यहाँ क्या होता है, टी होता है, फिर जी होता है, सी होता है, टी होता है, ए होता है, फिर क्या होता है, सी होता है और जी होता है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी इस प्रकार के मैनर से लगे होते हैं। मान लो एक जीन, आप जानते हो जीन क्या होता है। जीन ये होता है हमारे शरीर में एक गुणसूत्र की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है जीन। जीन जैसे कि हम कह सकते हैं कि माला पे मड़ियों की भांति जो व्यवस्थित होना वो जीन कहलाता है। जीन ये होता है एक छोटे से एक जीन के अंदर, इंसान के एक जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्रों के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन काफ़ी संख्या में होता है, करोड़ों अरबों खरबों संख्या में होता है एक डीएनए के अंदर। अगर हम एक जीन को निकाल कर अगर हमारे एक डीएनए में, मैं आपको बताया था पिछले कक्षाओं में कि हमारे डीएनए की जो लंबाई होती है 2.2 मीटर होती है। तो 2.2 मीटर को जो डीएनए होता है उसमें ढेर सारे जीन क्या होते हैं, कहते हैं ना माला पे मोती के मड़ियों की भांति। जैसे अगर कोई आप गले में पहनने वाला अगर आप कोई कंठी माला लेते हैं उसमें छोटे छोटे बीड्स लगे होते हैं, तो बीड्स क्या है, जीन। और वही बीड्स मिल क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। तो हमारे कहने का मतलब बस यही था कि अब सुनो मेरी, जीन चिकित्सा का मतलब ये होना कि अगले पीढ़ी में, जैसे मान लो हमारे इस पीढ़ी में मेरे अंदर गड़बड़ी है तो मेरे अंदर सुधार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को हम सुधार कर सकते हैं, अगली जनरेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, जीन चिकित्सा के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा। हम जीन का टेस्टिंग करेंगे, यानी जो अच्छा जीन है उसको अगर मान लीजिए जीन टेस्टिंग ऐसे पीसीआर के द्वारा, आपने सुना होगा पीसीआर। अब देखो पीसीआर का मतलब होता है पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसी डीएनए में कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं, जीन को चेंज करना है, जीन को देखना है, तो हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं, तब जीन की गड़बड़ी को हम देख पाते हैं। मान लो यहाँ पे अगर ये जीन है, बहुत ही संख्या में जीन है, मान लो ये जीन में कोई गड़बड़ी हो गई, इस जीन को हम निकाल कर दूसरा जीन को हम फिट करने के लिए हम कोशिश करेंगे और दूसरा जीन हम लगाकर इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं।
इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। तो इसे किसी रोग को उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में, अब इससे एक जीन की गड़बड़ी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो सकती हैं। हो सकती है नहीं, होती हैं। बहुत सारी बीमारियों का हम सामना करना पड़ता है। वही क्या है भैया, जीन चिकित्सा है। तो जीन चिकित्सा में बच्चे जो भ्रूणीय विकास, उनका भ्रूण से ही उनका विकास कराना पड़ जाता है। इतनी बात समझ आया? बस आप इतना समझो कि जीन चिकित्सा में ये होता है, किसी जीन को चेक करके PCR के द्वारा हम जीन को चेक करके, अगर कोई त्रुटि है डीएनए की, किसी भी जीन में त्रुटियां हैं, उस जीन को निकाल देते हैं और नया डीएनए फिट करके अगली पीढ़ी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतनी बात आप जान पाए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब क्या है, आणविक निदान, मोलिकुलर डायग्नोसिस। आणविक निदान क्या है? आणविक निदान ये होता है, आप जानते हैं कि इस जैसे मान लीजिए आणविक निदान जो होता है, जैसे कोई चीज़ हमारे शरीर में है बट हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में यहाँ पे उपचार की पारंपरिक विधियां हैं, सीरम व भ्रूण विश्लेषण आदि। सीरम, जैसे कि आणविक निदान क्या होता है, हमारे ब्लड के जो सीरम होता है, सीरम और जो भ्रूण होते हैं हमारे शरीर, मतलब कि जो भ्रूण, माँ के घर में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का संश्लेषण। जैसे कि कभी कभी क्या कहते हैं भाई, इसमें लोग कहते हैं आणविक निदान के लिए, जैसे कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि लिंग की जांच करते हैं, तो लिंग की जांच भी कर लेते हैं इस आणविक निदान में, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार के जो रोग हैं इसमें रिलेटेड हैं। जैसे PCR के द्वारा हम क्या करते हैं, और पुनर्योगक डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे बनेगा PCR, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, एंजाइम सर्व परियोजना करते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, मतलब किसी रोगों की पहचान हम आणविक निदान में हम क्या करते हैं, किसी रोग की पहचान करते हैं। बिना किसी रोग की पहचान के कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना भाई। अब होता क्या है आणविक निदान में, आणविक निदान नाम क्या है, आणविक निदान। मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं, आणविक निदान ये होता है कि किसी चीज को, आणविक नाम से पता चला आणविक पर बहुत ही छोटा, बहुत ही गंभीर, जिसको आप डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करके तब आप उसको पकड़ सकते हो। जैसे एड्स की बीमारी है, जैसे एड्स की बीमारी क्या है, वही अब नॉर्मल टेस्ट करने से तो होगा नहीं है, नॉर्मल टेस्ट करेंगे तो उससे आपकी बीमारी नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन जब आप एलिसा टेस्ट करोगे तो बीमारी आपको मालूम पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं कि लोग ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं, और जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इन सब को जानने के लिए हम आणविक निदान करते हैं। यानी हम अगर कोई टाइफाइड हुआ है हमारे अंदर, तो बिना हम आणविक निदान किए, बिना आणविक पहचान किए हम उस बैक्टीरिया को, वायरस को पहचान नहीं सकते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परजीवी जंतु। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है परजीवी जंतु, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, परजीवी जंतु क्या है। नाम बहुत अच्छा लग रहा है इसका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन को व्यवस्थित कर देना व्यवस्थित हो जाता है, जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे हम परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे मेरी बात आप समझो, जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक, कोई भी जंतु है, मेरी बात ध्यान से, ऐसे जंतु, मैंने कहा ऐसे जंतुओं को जीवन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बाहरी जीन, मान लीजिए बाहरी जीन है, ठीक है, ये बाहरी कोई जीन है, बाहरी डीएनए है, तो डीएनए में से जीन को निकाल कर हम फिट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, परजीवी जंतु कहते हैं। इतनी बात आप समझे। मैंने कहा कोई बाहरी जीन को, जैसे मान लीजिए
अभी मैंने आपको बताया कि जीन चिकित्सा मतलब कि हमारे डीएनए के अंदर जो डीएनए श्रृंखला होती है, जैसे डीएनए की श्रृंखला है, अब मान लीजिए इसके अंदर कोई कमी हो जाए, आप समझ नहीं रहे ना मेरी बात, जैसे कि इसके अंदर किसी जीन की त्रुटि हो जाए तो भाई अब बिना कोई बाहरी डीएनए को बिना ही हम क्या रिप्रेजेंट किए हम इसका विकास नहीं कर सकते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो कि हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को हम दूर करेंगे। तो दूर जैसे हमारे अंदर जीन की कोई प्रॉब्लम है तो जीन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे जीन की आवश्यकता पड़ेगी, नए जीन की आवश्यकता पड़ेगी, हम जैसे इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अपना ही बॉडी से मैं दूसरा बॉडी बनाऊंगा अच्छे क्वालिटी का, लेकिन मैं दूसरे का जीन लूंगा क्योंकि हमारे अंदर जीन जो है वो गड़बड़ है, तो हम दूसरे का जीन बहुत आप अच्छे समझिए, बहुत मन लगा के दिल लगा के तब आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। तो कोई दूसरा जीन हम लेंगे तब जाके हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरा जीन अब तो वही क्या है, मैं जैसे आपको बताया था क्लोनिंग करना, किसी नए पुनर्योगत डीएनए बनाने, नए जंतु को बनाने के लिए भाई हम क्या करते हैं, एक दूसरे का डीएनए ले लेते हैं। जैसे एक डीएनए जैसे मैं हूँ तो मुझे एक स्पेशल बॉडी को, जैसे कभी कभी होता है कि माँ बाप से जो बच्चा पैदा होता है डिफरेंट टाइप का होता है, उससे भी टैलेंट होता है, ठीक है, उससे गधा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो टैलेंट आना, बॉडी का पैदा होना, तो जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप का दोनों लक्षण लेके आता है, तो उसको एक अलग प्रकार का जीन मिला, अलग प्रकार डीएनए मिला। मेरी बात समझे ना आप? तो वही चीज है यहाँ पे, जब तक हम बाहरी डीएनए को हम यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परजीवी जंतु, हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, फिर से एक बार आप सुन लो कि परजीवी जंतु, मान लीजिए कोई भी क्या है, जानवर है, कोई जानवर है, इसके अंदर कोई कमी हो गई तो हम दूसरे जानवर के डीएनए जीन की आवश्यकता करेंगे, इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। अब परजीवी जंतु से हम क्या कहते हैं, सामान्य शरीर क्रिया विकास। परजीवी जंतु से हम पहला हमको फायदा ये है कि हम पहला इससे ये फायदा है, सामान्य शरीर क्रिया व विकास, सामान्य शरीर व क्रिया विकास, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। इतनी बात समझ पाए आप? विकास मतलब इसे होता क्या है, इसे होता ये है कि सामान्य शरीर क्रिया, यानी ऐसे जो परजीवी जंतु होते हैं वो आगे चलकर उनका जो शरीर होता है सामान्य शरीर होता है, क्रिया भी सामान्य होती है और विकास भी सामान्य होता है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, आगे है भैया रोगों का अध्ययन कि परजीवी जंतुओं के द्वारा, हम जो परजीवी जंतु हैं उनका हम रोगों का अध्ययन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम पता कर सकते हैं इसके अंदर क्या कमी है, क्या त्रुटि है, इसके बारे में भी हम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैविक उत्पाद को भी बना सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं जैविक उत्पाद, मतलब कि जीव को जिंदगी देने के लिए, जैसे जैविक उत्पाद माने उसका हम प्रोडक्ट, उसका हम न्यूट्रिएंट बना सकते हैं। इतनी बात समझें आप। आगे टीका सुरक्षा, जैसे मान लीजिए टीका सुरक्षा क्या होता है, वैक्सीनेशन। टीका सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीका सुरक्षा, इसमें होता क्या है, अब कोई भी वैक्सीन बनाई गई, ध्यान समझिए आप, कोई भी वैक्सीन बनाई गई, सीधा वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर नहीं दी जाती है, क्योंकि खतरा हो सकता है। खतरा तो भाई सबके अंदर हो सकता है ना, लेकिन क्या है कि इंसान का महत्व ज़्यादा है लेकिन जानवरों का महत्व कम है। आप जानते हैं, क्योंकि उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं होता है, रोने वाला होता है तो बट इंसान समझता नहीं है। तो ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैंने एक वैक्सीन बनाई, इसको वैक्सीनेशन करने से पहले, यानी हम अपने बॉडी में लेने के पहले हम क्या करेंगे, किसी बंदरों के ऊपर, किसी जानवरों के ऊपर, किसी चूहे के ऊपर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। हम इंजेक्ट करके देखते हैं उस जानवर पर, इस बंदर पर असर क्या होता है।
अगर वो जानवर नहीं, वो बंदर, अगर चूहा मर गया तो सॉरी, वो वैक्सीन इंसान के ऊपर काम करने वाली नहीं है। अगर वही वैक्सीन किसी इंसान की बॉडी के ऊपर लेना है, देना है, तो हम क्या करेंगे, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर चूहा उस वैक्सीन से जिंदा रहा, अगर बंदर उस वैक्सीन से जिंदा रहा, तो ये सक्सेसफुल कर दिया जाता है और वो वैक्सीन इंसान के लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यही क्या है, टीका सुरक्षा। और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में क्या होता है, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में यह होता है कि यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। मतलब कि टॉक्सिक यानी जो विषैले, जैसे कोई मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाई गई, उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है, केमिकली थ्रो से होता है कि टॉक्सिक है कि नहीं है, विषैला है कि नहीं है। तो इसके बारे में हम, और सुनिए अगली हेडिंग है नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या है, नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे। मैंने आपको एक बार बताया था नैतिक मुद्दे क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, ध्यान से, एक बार मैं बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर में क्या होता है भाई, ढूंढना तो पड़ेगा एविडेंस। जब तक एविडेंस मिलेगा नहीं तब तक तो हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे। भाई मैं आपको ये बताया था कि मान लीजिए एक कमरा था, ठीक, एक कमरा था, एक कमरा में मान लीजिए इस इंसान का मर्डर हो गया, ठीक है, इस इंसान का मर्डर होने वाला है। और मर्डर करने वाले कितने लोग हैं भैया, 5 लोग हैं। क्या है, 5 लोग हैं। 5 लोग इसका मर्डर कर दिए, लेकिन 5 लोगों में से कौन मार सकता है। जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, इसका मर्डर करना चाहते हैं, मर्डर कर दिए। मान लीजिए इसने क्या, इसको चाकू से भोंक दिया, इसको चाकू से भोंका। बताइए भाई, मान लो चारों लोग दूर खड़े हैं, ये 5वां ने क्या किया, चाकू से भोंका इसको। तो चाकू से भोंका तो भाई भोंकते वक्त क्या करेगा, ये भी तो रिएक्शन करेगा। रिएक्शन ये करेगा, हाथ पीटेगा, पाँव चलाएगा, तो इस प्रकार से करेगा। और नाखून मार सकता है, दांतों से काट सकता है, बाल भी उखाड़ सकता है, इतना तो कर ही सकता है ना। बेशक करते हैं, तो इतना करते हैं तो करने को हो सकता है इनका बाल या कोई भी एविडेंस इसके हाथ लग जाए। तो वो मार कर तो चला गया और अपने जो चाकू था इसी पे छोड़ दिया। तो इसी मैं आपको बताया था ना कि इसमें हम क्या करते हैं, HGP की सहायता, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, HGP की सहायता से हम इस प्रिंट को पकड़ते हैं और हम इसके बाल को मतलब कि एविडेंस करते हैं। इसके बाल को निकाल, जो मर गया उसके DNA को निकालते हैं, और जो बाल इसके हाथ में था उसके क्या करते हैं, उसके DNA को निकाल लेते हैं। मान लीजिए बाल न मिला, उसका कोई मांस का टुकड़ा इसका मिल गया, कोई ब्लड पार्टिकल उसको नाखून में मिल गया, तो उसको निकाल कर हम चेक करते हैं। अगर वो DNA डिफरेंट, इसका DNA और इसका डिफरेंट मिल गया, तो मालूम पड़ जाता है कि ये DNA इसी का है, और जो ये DNA है ये इसी जिसने इसका मर्डर किया उसका है। तो इसको ढूंढना प्रारंभ करेंगे ना। अब भाई 5 लोग मिल जाएंगे तो हम क्या, 5 नहीं 4 मिल जाएंगे, तो फिर 4 लोग का DNA मैच कराएंगे तो इनका मिल जाएगा, इनका मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ही केस को फॉलो किया था, ठीक है। तो इन्हीं ने क्या था, यहाँ पे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नैतिक मुद्दे होते हैं, कानूनी मुद्दे होते हैं कि जैसे किसी का मतलब कि गवाह सबूत को इकट्ठा करके एविडेंस के रूप में प्रदान करना विद द हेल्प ऑफ DNA HGP के द्वारा। तो हमें आशा रखता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका मैं अच्छे से अच्छे मैं प्रोवाइड करूंगा। हालांकि जो है कि और भी चीज़ें मैं आपको मिलेगा। और आपका मैंने आज 12 चैप्टर बायोलॉजी मैंने ख़त्म कर दिया, और आपका बच रहा है 2 पार्ट, यानी 2 चैप्टर मुझे और पढ़ाना था। मैं कोशिश करूंगा, अभी 2-3 दिन का वक्त है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका अच्छे से मैं पढ़ा ना पाऊँ तो, लेकिन उसका मैं जो मेन चीज़ें हैं आने वाली पेपर में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा सा आप, क्योंकि आपका बेटर तरीके से पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बायोलॉजी का बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप मेहनत ज़रूर करेंगे। तो इस
वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद।